मुल्क का लूट के ये बाहर लेके गए हैं, वो पैसा वापस लेके आएंगे इंशाअल्लाह पाकिस्तान। मुझे अपना दर्द नहीं है। बिजली महंगी, कैसे नौकरी लेते आटा महंगा, कैसे नौकरी लेते चीनी महंगा। वो आपके लिए काम नहीं कर रहा, वो बिजली, तेल, दवाइयाँ, LNG, इन तमाम माफिया जो है उनके लिए काम कर रहा है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। तवील अरसे हिरासत में रखने के बाद भी नैब अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाती और बिल आखिर नैब मुल्ज़मान को आला अदालतों से जमानत मिलती है और एक के बाद एक केस में अदालतों से नैब की कारकर्दगी और तरीक़ाकार पर सवालात भी उठाए जाते हैं। लेकिन इनमें बेहतरी लाने के बजाय एक ही डगर पर चलती नैब हमें नज़र आती है और इस सारे अमल के दौरान सबसे बड़ा धचका जो लगा है वो हुकूमत के एहतसाब बयानिए को लगा है, जो महज इस एक नुक्ते की बुनियाद पर अपनी तमाम कारकर्दगी एक तरफ रखते हुए काफ़ी फोकस नज़र आ रही थी। लेकिन आज 3.25 साल गुजरने के बाद भी किसी एक अपोजिशन रहनुमा के खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सका। किसी को सज़ा हो या ना हो, किसी से एक पैसा भी जो है वो बरामद नहीं हो सका। और इसकी जो हालिया मिसाल है वो खुर्शीद शाह साहब का केस जो है वो बतौर एक एग्जाम्पल हमारे सामने जो है वो खड़ा है, जिसमें मैं जो सवालात हुए नैब प्रोसिक्यूटर से दौरान समात में उस पर जो है वो आपकी जो है वो चाहूँगी कि आप इस पे फोकस करें। 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो शामिल थे, उन्होंने ये पूछा प्रोसिक्यूटर से कि रेफरेंस दायर ना होने की जो है वो वजह क्या है, रेफरेंस क्यों दायर नहीं हो सका। तो नैब की तरफ से जवाब जो आया वो बड़ा लगता है मजाक खेज़ है। उन्होंने कहा जी रेफरेंस की तहकीकात जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन सखर में वकला की हड़ताल और हंगामों की वजह से एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं हो सका। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछा कि मुल्जिम के खिलाफ इल्ज़ामात क्या हैं, तहकीकात में कौन से इल्ज़ामात साबित हुए हैं। मुल्जिम की गिरफ्तारी को 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इन पर आयद इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके हैं। ये नैब को उन्होंने जो है वो नैब से पूछा, नैब के पास कोई जवाब नहीं था। साथ ही साथ अगर देखा जाए साद रफ़ीक साहब का जो केस है उसमें भी कुछ इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आई। उसमें फैसले में अदालत उज़्मा ने यकतरफ़ा एहतसाब से मुतल्लिक़ कहा था कि नैब को ताकतवर बतौर टूल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बतौर टूल जुल्म और सियासी मुखालफिन से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तासुर बड़े पैमाने पर है। बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज था कि नैब कुछ जमातों के खिलाफ कार्रवाई से हिचकिचाता है, जबकि कुछ जमातें और जो दूसरी साइड पर हैं इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, महीनों और सालों कैद में रखा जाता है। कानून के मुताबिक तेज़ तहकीकात और 30 दिन में ट्रायल करना होता है, मगर मामला सालों तक लटकता जाता है। इसी तरह जस्टिस आसिफ सईद खोसा के जो रिमार्क्स हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स सितंबर 2019 में, उस वक्त जो है वो बिल्कुल ही वाज रिटायर होने वाले थे, तो उनके जो स्टेटमेंट आई उन्होंने उसमें ये कहा कि बतौर इदारा इस तासुर को बहुत ख़तरनाक समझते हैं कि जी नैब जो है वो सियासी इंजीनियरिंग जो है उसमें मुलव्वस है और इस तासुर के ख़ात्मे के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपना साख जो है वो ना खो दे। तो बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स हैं ये जो आ रहे हैं नैब की जानिब से। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि हुकूमत बार बार जो है वो एहतसाब का और जो ये सारा लुटी हुई दौलत वापस लेके आएंगे, एसिड रिकवरी यूनिट बनाएंगे, बहुत सा पैसा वापस आ जाएगा। हम कितने सालों से जो PTI का जो इलेक्शन कैंपेन था या उससे पहले भी हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुनते आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सब की जो हैं वो ज़मानतें जो हैं वो हमें नज़र आती हैं कि हो गई हैं। मरियम हो, ख्वाजा साद रफ़ीक हो, खुर्शीद शाह साहब हो, हमजा शहबाज हो, शहबाज शरीफ हो, तो जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनकी हमें लगता है कि ज़मानतें, हमें नज़र आता है कि ज़मानतें उनकी हो गई हैं। तो एहतसाब का मंत्रा खड़ा कहाँ है? कुछ ही देर में इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं वो शामिल होंगे, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा भी हमें जो है वो ज्वाइन कर चुकी हैं। तो रुबीना साहिबा की तरफ चलती हूँ। रुबीना साहिबा,
क्या आप समझती हैं, बिकॉज आपने एक ऑपोजिशन पार्टी जो है आपका और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो है वो हमने देखी है 90s की सियासत, फिर उसके बाद जो है 2008 ऑनवर्ड्स जो है वो भी हमने देखा, बहुत आपका जो है वो आप एक दूसरे के खिलाफ जो है वो दस्तों गिरबान जो है वो हमें नजर आते थे। एक वो ऑपोजिशन थी, उसके बाद एक आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपकी ऑपोजिशन है। आप क्या समझती हैं कि किसने एहतसाब का जो ये मंत्रा है इसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है? क्योंकि माजी में भी वो कॉल्स जो बीबी साहिबा के खिलाफ थी वो भी हमने सब सुन चुके हैं, जस्टिस कयूम का किस तरह जो है वो एहतसाब कमीशन जो है वो चलता था, और अब भी जो हो रहा है ये हम नहीं कह रहे लेकिन अदालतें और फैसले बोल रहे हैं। आप क्या समझती हैं किसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक बात को मैं ज़रूर यहाँ क्लियर करूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं रही। हमने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि बात जो है अपोजिशन के साथ अगर की जाए तो इस बेसिस पे की जाए, डिबेट पे की जाए, जो उनकी गलतियाँ हैं उससे की जाए, चाहे हम जिस वक्त हुकूमत में थे या चाहे हम जिस वक्त अपोजिशन में थे। हमने कभी भी ये जो है किसी को विक्टिमाइज करने के ना हम फेवर में हैं, ना हमने कभी इस किस्म का कोई रवैया रखा है। आपने देखा होगा कि 2008 से लेकर 2013 तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मुकम्मल दौरानिए की हुकूमत थी, तो उस पर एक भी कोई पॉलिटिकल प्रिजनर या पॉलिटिकल जो है गिरफ्तारी नहीं की गई और किसी तरीके से भी किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं किया गया। हाँ, ये बिल्कुल रहा है, जैसे आपने माजी की बात कही है, लेकिन मैंने इसीलिए क्लैरिटी देना मुनासिब समझा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी उसका हिस्सा नहीं रही। हाँ, ये जो आप कह रही हैं तो मैं समझती हूँ कि एहतसाब होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। अगर गलत है कोई तो उसका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन एहतसाब के नाम पे और एहतसाब की आड़ में जो है लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए। और वो चीज़ जो है वो खुलकर मैं समझती हूँ कि जितना पीटीआई ने और इस मौजूदा हुकूमत ने इस हथियार को इस्तेमाल किया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हर तरीके से, एक तो एहतसाब के थ्रू, फिर और जो है किसी की पर्सनल लाइफ के थ्रू या किसी न किसी तरीके के थ्रू इन्होंने जो एक कल्चर को पनपने दिया है और इसको इनकरेज किया और फलने फूलने दिया है, वो जो है इस पूरे मुल्क को अपने जो है उसमें जकड़ चुका है। आप देखें, आपके चारों तरफ एक बदतहजीबी है, एक बदतमीजी है, एक तूफान बरपा है कि एक शरीफ आदमी, एक वेल एस्टेब्लिश पॉलिटिशियन जो है उसके लिए इस गंदगी वाली सियासत में जो है बैठना, बात करना उसका मुहाल हो चुका है। अब वो देखिए तो फ्रंट लाइन पे वो लोग हैं जिनको ना उठने की तमीज है, ना बैठने की तमीज है, ना बात करने की तमीज है, ना किसी इज्जत का ख्याल है। और क्योंकि इज्जत जब किसी की अपनी कोई ना हो तो वो दूसरों की इज्जत का क्या ख्याल करेगा। बिल्कुल मैं इसके हक में हूँ कि आप डिबेट करें, पॉलिटिकल डिबेट करें, पॉलिटिकल जो है उसके मेरिट के ऊपर अगर कोई गलत है, किसी चीज में कोई बात है तो वो इसीलिए आप देखिए ना कि आपको किसी के साथ बहस करने में मजा तभी आता है कि वो जब आपके लेवल की आपके साथ बहस करे। आप बहस करने बैठे हो, उधर एक और कहानी, एक तूफान बदतमीजी शुरू हो जाए तो फिर वो डायलॉग नहीं रहता, वो बात नहीं रहती। तो इसमें मैं ये चाहती हूँ। और एहतसाब के नाम पे जो इन्होंने ड्रामा रचाया, खैबर पख्तूनख्वा में एक एहतसाब का इदारा खड़ा किया जिसके जो निगरान थे वो ही बोल पड़े कि जी ये सारा गलत हो रहा है, अपने लोगों के खिलाफ जो है काम नहीं करने देते। वो फिर आपने देखा किस तरह से उसको वाइंड अप कर दिया गया। लेकिन ऑपोजिशन का जो है ना दिन रात बस यही है कि सारा फोकस इनका जो है वो ऑपोजिशन की तरफ रहे। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ मारिया कि अगर इतना फोकस ये गुड गवर्नेंस पे कर लेते, इतना फोकस ये पाकिस्तान की मईशत पे कर लेते, जितना इन्होंने ऑपोजिशन को बदनाम करने पे किया, तो शायद इस वक्त हालात कुछ बेहतर। पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा अब्बास साहब ने ज्वाइन कर लिया, अब्बास साहब की तरफ चलती हूँ। अब्बास साहब, एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि जितने अपोजिशन के लीडर्स हैं या के बाद दीगर उनको जो है वो ज़मानत मिलती रही है, और उसके बाद जो कोर्ट के रिमार्क्स हैं वो अपने इंटरव्यू में बता चुकी हूँ, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स एंटी नैब जो है वो आ रहे हैं। फिर ये भी जो है वो जजमेंट्स बोल रही हैं कि जी सिर्फ अपोजिशन को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है वो इस इदारे को बनाया गया। साथ ही साथ नैब चेयरमैन का जो इंटरव्यू है जिसमें बाकायदा ये बात की गई है कि जी अगर मैं हुकूमत के लोगों पर हाथ डालूं तो हुकूमत गिर जाएगी। इस सब से नैब ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल था लेकिन मजीद कंट्रोवर्शियल हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुई है वो आपके एहतसाब के नारे को, आपके एहतसाब के बयानिए को हुई है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त आपका एहतसाब का बयानिया जो है वो फेल हो गया?
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अवाम पाकिस्तान बेहतर समझते हैं कि किसका बयानिया सही है और किसका बयानिया गलत है, और अवाम पाकिस्तान के बारे में आप भी दावा करते हैं, मैं भी दावा करता हूँ, मीडिया भी दावा करता है, अपोजिशन भी दावा करते हैं। लिहाजा किसका दावा ठीक है इसका फैसला फिर होता है इलेक्शंस में। उससे पहले सारी क्या सराइयाँ होती हैं, अपना अपना एक नैरेटिव होता है, अपना अपना एक थीसिस होता है और उस पर सारी बातें होती हैं। अब तो फिर बाय दैट बेंचमार्क जो बाय इलेक्शंस आप हारे हैं उठाया इतने ज्यादा, दैट मीन्स कि फिर वो भी ये भी उसका जो है वो आउटकम है जो बाय इलेक्शंस आप इतने ज्यादा हारे हैं एक के बाद एक। जी, एज ऑफ टुडे वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान। वी आर दी, मैं उर्दू में बात करूं, आज हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हैं। पाकिस्तान के तमाम सूबों में हमारी एग्जिस्टेंस है, सवाए सिंध के, पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, कश्मीर में और जीबी में हमारी हुकूमत है और हम हर जगह पे प्रेजेंट हैं। उसके बाद आप अपनी राय रखने का आपका हक है, लेकिन मेरा आपकी राय के बारे में भी राय रखने का हक है कि आप एवं सड़ी सड़ी बातें करते हैं, आप एवं बेतुकी बातें करते हैं। अगर आपको बुरा लगता है तो शहबाज शरीफ साहब ने आपका पेट फाड़ना था। नहीं, मैं अपोजिशन की बात करूँ, मुझे अगर बात करने देना। मैं कह रहा हूँ अगर आपको ये बदतमीजियाँ लगती हैं तो शहबाज शरीफ साहब ने आपका पेट फाड़ना था और आपने उनको दरिंदा कहा था। दरिंदा किसको कहते हैं ये मुझे बता दें। ये मोहतरम जरदारी साहब का बयान है मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में, और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के बारे में है कि ये जरदारी साहब फलां 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 फलां, और इन्होंने पेट फाड़ के उनके पेट से लूटी हुई दौलत निकालनी थी। और बड़े मियाँ साहब मोहतरमा के बारे में क्या कहते रहे और आप उनके बारे में क्या कहते रहे, ये बातें छोड़ देते। तो ये तो हमारी सियासत है ना। आप भी तो कहते थे कितने बड़े डाकू हैं, क्या है, आपने उनको क्या ओहदा दे दिया। तो ये हमारी मुल्क की पॉलिटिक्स है अनफॉर्चुनेटली। सारे आप एक जैसे हैं। मैं भी आज भी कायम हूँ। किस बात पे? परवेज इलाही साहब पे आप आज भी कायम है? आप परवेज इलाही साहब पे कायम है? डॉक्टर मारिया, अगर इस इंटरवल में सुने ना, मुझे इस इंटरवल में अगर थोड़ी सी अनइंटरप्टेड बात कर दे, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं पहले अपनी बात मुकम्मल कर लूं। जो मेरी बहन ने बात की कि जी ये ऐसे ही झूठा बयानी है, तो मैं 2.5 साल आपने हुकूमत की मैंने तोड़ दी कि आप चोर हैं। 1.5 साल में हुकूमत की तो आपने शादियाने बजाय नहीं, आप बात कर लेना। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है रुबीना साहिबा, मेरी आप आपने कहा था अच्छी डिबेट में अच्छी नहीं, अच्छा आपने कहा था अच्छी डिबेट तब होती है जब बंदा पूरी बात सुनता है। मेरी पूरी बात सुन ले। मैंने ये कहा कि अच्छी डिबेट में ये बातें नहीं होती है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 88 में, तो इन्हीं नवाज शरीफ ने आपको 2 साल के बाद घर भेज दिया कि आप करप्ट हैं, और आपको क्या क्या इल्जाम लगाए आपको याद है। जब नून लीग की हुकूमत आई आपने लॉन्ग मार्च करके इनको घर भेज दिया कि ये करप्ट है, और जब मार्शल लॉ लगा मुशर्रफ का तो आप सब ने कहा कि बिल्कुल करप्ट हुकूमत ये खत्म हुई। फिर आपने एक दूसरे के बारे में केसेस बनाए और कोई केस झूठा नहीं है। आज हम आप दोनों को जब करप्ट कहते हैं, अब दोनों इकट्ठे होके चोर मचाए शोर की बातें करते हैं, हमें पता नहीं क्या क्या इल्जामात देते हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर मारिया, अगर किसी की जमानत होती है तो हर किसी इसका मतलब नहीं है कि चोरी साबित नहीं हुई। इसका मतलब है भाईजान आप अभी भी अलेजेडली चोर हैं, घर जाएं और घर से बैठ के अपने घर में आराम करें। और मैंने बड़ा अनइंटरप्टेड आपको बोलने दिया सर, बड़े अनइंटरप्टेड बोलने दिया। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि वो तो चले एक बिल्कुल सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो कोर्ट के रिमार्क्स हैं उनको आप कैसे देखते हैं? नैब उन पे हाथ डालता है जो उनके ओपोनेंट्स हैं। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। कोर्ट के रिमार्क्स आज ये हैं, कोर्ट के रिमार्क्स आज ये हैं डॉक्टर मारिया, कल वो हैं, डे टू डे हैं। कोर्ट का फैसला ये है कि नवाज शरीफ वाज डिक्लेयर्ड एज करप्ट। आज जिस आपने मैंने जो नवाज शरीफ साहब पे पैनामा में इल्जाम लगाया, पैनामा में जो प्रॉपर्टी थी उसमें मियाँ साहब मज़े से, खुशी से, इज्जत से मैं कहूँगा रह रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में उनको 8 अरब की प्रॉपर्टी है और उनके पास एक रसीद नहीं है कि पैसा कहाँ से आया। मेरा ये इल्ज़ाम साबित हो गया कि वो इस कौम का लूटा हुआ पैसा था। आज की महंगाई, आज की बेरोजगारी, आज की जो तकलीफ है उसका जुल्म वही सरे महल है, उसकी वजह वही लंदन के फ्लैट है। आज की कायम और दायम किसी को जमानत होती है, हर मैं जरा हिना की तरफ जाती हूँ। ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे, ताकि एक पूरा जो है वो टाइम दे सके हिना को उनका रिस्पॉन्ड करने का। बट भाई साहब प्रॉब्लम ये है
कि ये बातें वो हैं जो आप कंटेनर से भी करते थे, आपने हमें इलेक्शन कैंपेन में भी सुनाई, तो अब हम एक्सपेक्ट करते 3.25 साल गुजर गए हैं, आपकी हुकूमत है, सब कुछ आपके अंडर है, अब आप कुछ ला के दिखाएंगे। तो हो गया ना, एसिड रिकवरी यूनिट से गलत साबित हो गया सर, साबित हो गया कि मियां साहब का चोरी का। मुझे आप बता दें क्या सबूत है? एसिड रिकवरी यूनिट कितना पैसा लेके आया? कोई एक रसीद बता दें वो। सर लेकिन आपने उनको फारिग नहीं किया ना, छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, एवनफील्ड पे आपने फारिग नहीं किया। जी रुमेश साहब वापस आती हूँ आपकी तरफ, छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हिना साहिबा की जानिब चलती हूँ। हिना साहिबा, बिल्कुल ठीक है कि नैब पॉलिटिकल टूल के तौर पे जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये कोर्ट की जो है वो जजमेंट्स कह रही हैं, कोर्ट्स के रिमार्क्स जो हैं वो उनको हम कोट कर रहे हैं। लेकिन क्या आप ये नहीं समझती कि ये सिर्फ इस हुकूमत ने ही नहीं किया, इसमें आपने भी बहुत अपना हिस्सा डाला है, आपने भी एक ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। वीडियो ऑडियो टेप्स जो हैं वो हम सुन चुके हैं माजी की, जिसमें बीबी साहिबा के खिलाफ क्या बातें हो रही थी। क्या आप समझते हैं कि आपने भी ये गलतियां सारी की हैं, आप इसको एक्नॉलेज करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, पहले तो मैंने बहुत पेशेंस से आपके दोनों गेस्ट की बात सुनी और मैं एक्सपेक्ट यही करूँगी कि मेरे बात के दौरान प्लीज़ कोई दरमियान में ना बोले और हम यही डेकोरम फॉलो करें। तो आज सबसे पहले तो मैं एक न्यूज़ देख रही थी जिसमें न्यूजीलैंड की एक न्यूज़ आई थी कि एक सरकारी जादूगर को नौकरी से फारिग कर दिया गया। तो मुझे आज बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ और जो हो रहा है उससे ये फील हुआ कि इलेक्शन से कुछ अरसे पहले अचानक से एक जमात खड़ी की जाती है, उस जमात को जिताया भी जाता है, लेकिन जादूगरी से आप कुछ टाइम के लिए हुकूमत हासिल भी कर सकते हैं लेकिन उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं चला सकते। तो आज जिस तरह जाम कमाल साहब के अपने ही पार्टी के मेंबर्स ने उनके अगेंस्ट तहरीके अदम एतमाद या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराया, तो उससे पता चलता है कि जो टेम्पररी चीज़ें खड़ी की जाती हैं उनकी परमानेंस नहीं होती। तो सदाकत अब्बासी साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, अवाम का फैसला, मैं बिल्कुल उसी में बिलीव करती हूँ। जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है ना, वो शो करता है कि जब भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब किया जाएगा, जब भी आर्टिफिशियली कोई हुकूमत को इंस्टॉल किया जाएगा, जब भी एक पाकिस्तानी को वोट की इज्जत नहीं मिलेगी या वो अपनी पसंद से जिस शख्स को वोट देना चाहता है, पार्टी को वोट देना चाहता है या आरटीएस बिठा के उस पर मुसल्लत किया जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। और इन्होंने मियां साहब की बात की, तो आपको पता है कि मियां साहब के ऊपर पिटिशन भी हमने दायर किया उनके केस पे, और हम बिल्कुल बिलीव करते हैं कि पॉलिटिकली इंजीनियर्ड केसेस हैं, और ये फिक्र ना करें कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान में जो अवाम है वो अपने हकीकी नुमाइंदा जो लीडर्स हैं, एक्चुअली PMLN और मियां साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, वापस PMLN जो है ना वो आ जाएंगे। तो आपका आज से मैं अग्री करती हूँ सदाकत अब्बासी साहब कि अवाम की नुमाइंदगी होनी चाहिए। आपने देख लिया कि जिस तरह बाई इलेक्शंस में PMLN और अपोजिशन की पार्टीज जीती, जिस तरह कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में हम लोग जीते, और आज आपने अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले से आपने देख लिया महंगाई के लिए जिस तरह अवाम बाहर निकल रही है और कह रही है कि इस झूठे सिलेक्टेड वजीर आज़म से हमारी जान छुड़ा लो, तो ये अवाम की आवाज़ है। दूसरी बात, एहतसाब के नारे की आप बात कर रही हैं, ये बात करें एहतसाब के नारे की जिस पे ये आए, तो अगर इन्होंने एहतसाब का नारा इतना इनका कामयाब होता तो इनको नैब की ऑर्डिनेंस पास ना करनी पड़ती। इनको जो इनके वुज़रा हैं जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं, जिनके जो आटा चोर हैं, जो अद्वियात चोर हैं, जो चीनी चोर हैं, जो रिंग रोड स्कैंडल में उनको इनको NRO ना देना पड़ता। तो जिस दिन से इन्होंने नैब का ऑर्डिनेंस जारी किया, जिस दिन से इन्होंने नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देने की बात की और फिर अपनी बात पे यूटर्न ले लिया कि अदारों को मजबूत होना चाहिए
और जिस दिन इन्होंने वो नैब का ऑर्डिनेंस पास किया तो इनका एहतसाब का नारा ना खत्म हो गया। हम तो कहते हैं, अभी आप भी बिल्कुल कह रही थी कि हमारे केसेस पॉलिटिकली इंजीनियर्ड हैं, पीएमएलएन के सारे लीडर्स ने नैब भुगत ली, लेकिन बात है इन्होंने, हम तो अपने केसेस भुगत रहे हैं, इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस जिस दिन से जारी किया उस दिन से इनका एहतसाब का जाली नारा खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन है ना, चले इसमें आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपका भी तो इसमें हाथ है ना, ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, एक के बाद एक अगर नैब का केस जो है वो अपोजिशन की लीडर्स पे बन रहा है तो इसमें आपका भी जो है वो हाथ है, आपने एक बुनियाद रखी जिसके बाद फिर आपको भी जो है वो भुगतना पड़ा। देखिए बिल्कुल, हमने तो अब भुगत लिया ना, अब तो इनका टाइम आ गया है। इनके सारे जो लोग जो इन्होंने जिनको एनआरओ देने की कोशिश की और जो इन्होंने कोशिश, हमने तो अपने केसेस भुगत भी रहे हैं। आपने भी देखा हमारे सारे लीडर्स जेल से हो भी आए हैं, कुछ जेल में है, कुछ में सब पे जाली मुकदमे। नहीं, बट कथा कलामी की माफी जेल गुजारी, माजी में भी यही हुआ। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अब ये हो रहा है, लग रहा है कि दोबारा यही होगा। तो आई एम जस्ट सेइंग कि क्या आप समझते हैं चेंजेस कुछ होने चाहिए? से पार्लियामेंट स्ट्रांग नहीं होती, ऑर्डिनेंसेस से पार्लियामेंट स्ट्रांग नहीं होती। जब हम इनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से भी एहतसाब के इदारे स्ट्रांग नहीं होते। जब हम इनसे बात कर रहे थे, चाहे आप करें या ये करें, हम इनसे कह रहे थे, नहीं, जब हम इनसे कह रहे थे कि हमारे साथ बैठे, हम पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठ के बात करें, तो इनने क्या किया? हमारे पे झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश। ठीक है, तो इससे पॉइंट आपका आ गया, ऑर्डिनेंस पास करने की कोशिश की और उस ऑर्डिनेंस में इनने अपने आटा चोरों को और चीनी चोरों को एनआरओ देने की कोशिश की। तो बिल्कुल हम इनकी कोई भी ऑर्डिनेंस, इससे तो यही लग रहा है कि माजी में अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप करते रहे, आज आपके साथ हुआ, अब आप इंतजार कर रहे हैं कि अगले की बारी आएगी तो फिर से करेंगे। तो मैं यही समझूं कि एहतसाब का जो एहतसाब इस मुल्क में कभी जो है वो हकीकी एहतसाब नहीं हो सकता। अच्छा, एज वी इन दिस प्रोग्राम, तो साथ ही साथ इस वक्त टिकर्स आ रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी से जो एक बयान है उसको जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी कबल इस वक्त इलेक्शन हुए तो हम उसकी हिमायत करेंगे। जमहूरियत बचाने के लिए हमने हुकूमत का साथ दिया था, अगर हमारे साथ के बगैर जमहूरियत बचती है तो हम हुकूमत में से निकलने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अगर कौम को ज़रूरत पड़ी तो कबल इस वक्त इलेक्शन हो सकता है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसके बारे में सोचना होगा। रुबीना खालिद साहिबा, ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग कुछ देर पहले, मतलब आजकल जो आप लोगों के भी जलसे हो रहे हैं उनमें भी ऑब्वियसली महंगाई जो है उस पर फोकस है। आप साथ साथ ये भी बात कर रहे थे कि जी MQM हो, जहांगीर तरीन ग्रुप हो वगैरह, हम उनको जो है उनसे उनको अप्रोच कर सकते हैं, और ये नो कॉन्फिडेंस की बातें जो हैं वो चल रही थी। अब आप क्या उनको अप्रोच कर रहे हैं या कुछ आप उस तरफ जाने का सोच रहे हैं जो कहा था पंजाब से शुरू करेंगे और वहाँ पे PMLQ की बात की जाती थी, ये कुछ सोच रहे हैं आप इस जानिब, या ये सिर्फ आजकल जो है वो अर्ली इलेक्शन कैंपेन मोड जो है वो आप लोगों का चल रहा है? पहली बात तो ये है कि एक मुहावरा है कि खतरे की घंटी बजना, तो खतरे की घंटी तो मैं समझती हूँ छोटा वर्ड है, ये इस वक्त तो कोई घंटा घर ही बज रहा है जिसको ये सुन नहीं पा रही कि जो मौजूदा हमारी हुकूमत है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो तो हमने हमेशा देखा है कि जो भी हुकूमत होती है उससे लड़ झगड़ के बाहर तो आई थी, बिल्कुल बयान जो है, आई एम नॉट टेकिंग इट लाइटली, बट आपको मुत्तहिदा की जो है वो एक हिस्ट्री भी मालूम है। मारिया, मैं सिर्फ मुत्तहिदा के हवाले से नहीं कह रही, मैं ओवरऑल एक लार्जर पिक्चर की बात कर रही हूँ जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले एक महीने से खैबर पख्तूनख्वा के जो मेरा ताल्लुक वहाँ से है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने कॉल दी हुई है, तो एक करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब तीसरे में अब हमारी फाइनल कॉल जो है वो पेशावर के लिए है और वो कल है। और लोग जो हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो बाकी शोबा फिक्र के लोग हैं, वो खुद आ रहे हैं और कहते हैं कि जी हमने इस एहतजाज में शामिल होना है महंगाई के खिलाफ। और जो इन्होंने कारनामे खैर से किए हैं PMC की सूरत में, HEC में जो सो कॉल्ड इन्होंने इस्लाहात की हैं, उसकी तालीम के निज़ाम का जो बेड़ा गर्क इन्होंने किया है और अब मज़ीद करने जा रहे हैं। तो जो भी है पाकिस्तानी इस वक्त जो है, जो अपने हाथ से कमा कर खाता है, अपनी मेहनत से कमा कर खाता है, वो इनके हाथों इस वक्त खून के आंसू रो रहा है और वो सड़क पे आने को तैयार है, वो कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन इस बात को ये समझ नहीं पा रहे। अब ये उसको जोड़ रहे हैं फिर
जाके जैसे मेरे भाई ने कहा कि जी पिछले इन्होंने क्योंकि करप्शन की थी तो आज महंगाई है, आज बेरोजगारी है। भाईजान आपको पता नहीं था कि बेरोजगारी है इस मुल्क में? महंगाई अगर जो भी थी उससे तो आपने ट्रिपल किया कि 100 ट्रिपल गुना आपने कर दी है। और बेरोजगारी के जो आलम है, आप नारा तो हमने तो नहीं लगाया था कि हम आके जो है जो करोड़ों नौकरियां और घरें और पता नहीं क्या क्या जो झूठ मूठ के इन्होंने लोगों को सब्ज़बाग दिखाए थे। तो जब आप अपने वादे नहीं पूरे कर सके, आप ये लोगों को बताएं कि आप वो वादे क्यों नहीं पूरे कर सकते? आपकी कोई तैयारी नहीं थी, बजाय कि यही कहना। अब आपकी ये बात कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि ये पिछली हुकूमत चले रिस्पॉन्सिबल अगर थी तो साल के लिए थी, 1.5 साल के लिए थी, आज 3 साल गुजर गए हैं। आपने आके जो अपनी नाकामियां हैं, जो अपनी गलतियां हैं, वो भी पिछली हुकूमतों पे डाल दिया। तो देखिए, अवाम बाशऊर अवाम है, वो जो है वो अब मजीद इस झांसे में नहीं आएंगे और वो रोड से निकलेंगे। चलो एक चीज है, ये तो एक चीज अपनी जगह है। आप पे जो इस वक्त इल्जाम लगता है वो ये है कि आप अर्ली इलेक्शन मोड में जा चुके हैं, ये इलेक्शन कैंपेनिंग आप इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जहां तक ये बात है कि इस हुकूमत को घर भेज रहे हैं, गिराना है, जो हकीकी स्टेप्स हैं वो आप लेने के लिए तैयार नहीं है। अब जैसे मुत्तहिदा अगर वाकई सीरियस है, सेंटर में आप उनसे जो है वो कांटेक्ट करें। मैं आपसे यही बात कर रही हूँ ना कि अर्ली इलेक्शन भी हो सकता है, इन हाउस चेंज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी जमहूरी तरीका जो है वो तरीका अपनाया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला फिर जो जमहूरी अमल होगा उसके जरिए, क्योंकि देखिए मुल्क के जो इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी हालात है उसको भी हमने मद्देनजर रखना है। एक छोटी सी और लोगों की ब्रेक लेती हूँ, पॉइंट आ गया रुबीन साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद अब्बास साहब के पास जाएंगे, पॉइंट को यहीं से आगे लेके जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब्बास साहब की जानब चाहती हूँ। अब्बास साहब, अभी जो बयान मंसूब किया जा रहा है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, जिसमें अर्ली इलेक्शंस की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि आपकी किसी कोalition पार्टनर ने बात की हो। इसी तरह की बयानात जो है वो महंगाई के हवाले से बिलखुसूस शेख रशीद साहब भी जो है वो देते आ रहे हैं। फिर परवेज़ इलाही साहब से भी इसी तरह का एक बयान जो है मंसूब किया जा रहा है। क्या आप नहीं समझते कि इट्स हाई टाइम कि आप इस चीज़ को तो कंट्रोल करने में कुछ जो है वो कोई इसमें कंट्रोल करने में कामयाब हों, वरना आपकी हुकूमत वाकई ख़तरे में आ सकती है? अच्छा, थोड़ा सा मैं जो आपने इससे पहले बात की, एक तो ये बात हुई कि जी एहतसाब क्या बयानिया क्या है और अपोजिशन ने क्या उस पर मौक़िफ़ दिया। तो उन्होंने कहा नून लीग की नुमाइंदा ने कि जी हमारा तो एहतसाब हो गया, तो अब बाकी जो है ना वो हम भुगत रहे हैं और ये भुगतेंगे। तो कहाँ हो गया? अभी तो मियाँ साहब से 1 अरब 84 करोड़ रुपए वसूल करने की बात हुई है, उनसे वसूल करना है। अभी शहबाज साहब के एक अकाउंट में 25,000 मिलियन रुपए आए हैं, उनके मुलाजमों के अकाउंट में, दूसरे में 7,000 मिलियन आए, उनका हिसाब लेना है। 7,000 मिलियन और 25,000 मिलियन 33,000 मिलियन रुपए खाली उनके छोटी तनख्वाह के मुलाजमों के अकाउंटों में आए हैं। बिल्कुल लेंगे, कौन का पैसा हमें भी बताएं ना जी। देखिए ना प्रोसेस है ना, से अदा करने पड़ जाते हैं हुकूमत को। डॉक्टर मारिया मुल्क का, देखिए ना आप दरमियान में मैं नहीं बोलता, मैं नहीं, देखे ना आपने पूरी 15 मिनट मुझे खामोश रखा, मैं खामोश रहा हूँ। अब मेरी बात सुनने दें। डॉक्टर मारिया, एक लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस के तहत इसने होना है ना। अब हम ये तो नहीं कि मुलजिम को पकड़े और फांसी दे दें, उसके लिए उनका पूरा राइट है कि खान साहब को बताते ना, जिस वक्त वो जलसों में कहते थे 90 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी, मुल्क से लुटा हुआ पैसा वापस आ जाएगा, आपने शायद उनको ये नहीं बताया उस वक्त। नहीं, करप्शन ख़त्म करना एक और बात है, डॉक्टर मारिया किसी मुलजिम को उसका हक के दिफा देना दूसरी बात है। इनको पूरा दिफा का हक देना चाहिए, इनको पूरी तरह एक्सपैंड करना चाहिए। बाकी आपने कहा ऑपोजिशन, तो कौन सी ऑपोजिशन? नून में और नून की जो शीन लीग है उसमें इख्तलाफ है और मीम लीग में इख्तलाफ है, नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ है, पीपल्स पार्टी और मौलाना में इख्तलाफ है। तो कौन सी ऑपोजिशन? महंगाई है, मईशत के मसाइल हैं, ये हकीकत है कि बिल्कुल कौम को बड़ी तकलीफ है, लेकिन उसी तरह कौम के सामने ये ऑपोजिशन बेनकाब है, ये बेवकत है, ये क्रेडिबिलिटी ज़ीरो इसकी है। लिहाजा आवाम को खुदा न खास्ता इस हुकूमत से कभी मायूसी भी हो तो इन कम अज़ कम लोगों की तरफ देखेंगे जो हु आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आज पाकिस्तान में बिजली महंगी है, कौन जिम्मेदार है? आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ। क्यों? महंगी बिजली के इंक्रीमेंटल मंसूबे
कैपेसिटी चार्जेस पे मुआहदे करके सारी हुकूमतों के हाथ बांध करके दोनों ने अपनी अपनी किक बैक्स कमीशन लेके, एक ने लंदन में फ्लैट बना लिया, दूसरे ने सरे महल में बना लिया। आप जितना मर्जी इसको बुरा भला कहें, ये हकीकत है कि पाकिस्तान में 38,000 मेगावाट के कैपेसिटी के मंसूबे हैं। कभी बिजली की डिमांड 12,000 है, कभी 18,000 है, कभी 24,000 है। तो वो सारे पैसे आज उसकी महंगाई की हीट है। बाकी रही फूड इन्फ्लेशन, पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन है। पाम ऑयल पूरी दुनिया में महंगा हुआ, जरा ये बताइए कि दुनिया में महंगा है। सर कितनी इन्फ्लेशन है बांग्लादेश और इंडिया में? जी जी सर कितनी इन्फ्लेशन है बांग्लादेश इंडिया में? देखिए मेरी बात सुने, हर मुल्क की मतलब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ी, इंडिया में 300% बढ़ गई। सर किसने एक सेकंड किसने कहा गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ी? अब भाई साहब क्या हो गया आपको? कहाँ गैस की प्राइसेस नहीं बढ़नी? आपने तो आते ही बढ़ाई, फिर बढ़ाई, फिर अब 11 to 22% कल खबर लगी हुई थी। देखिए जो आपकी कुदरती गैस है पाकिस्तान में, उसका कोई रेट नहीं बढ़ा। सुन लें, पाकिस्तान में जो कुदरती गैस जो इतनी प्रोड्यूस होती है उसका कोई रेट नहीं बढ़ा। पूरी दुनिया में LNG का रेट बढ़ा, पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन है, पूरी दुनिया में $40 का जो हमारी जो नेचुरल गैस है, मेरी गुजारिश सुने, आपको याद है हमारे मिनिस्टर साहब कहते थे गीजर इस्तेमाल करना बंद कर दें अगर बिल ज्यादा आ रहे हैं, ये लग्जरी है। आप अगर कहेंगे तो सुनवा भी दूंगी। कौन सी गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ी है भाई साहब? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको डॉक्टर मारिया जो लोएस्ट कंज्यूमर है, जो कम से कम इस्तेमाल करता है, उसकी गैस के रेट नहीं बढ़े पिछले पूरे साल में, नहीं बढ़े पूरे साल में। मैं वो आप जो बात करिए वो 2019 की बात करिए, 2020 से 21 में पूरी दुनिया में गैस की कीमतें बढ़ी हैं, पाकिस्तान में नहीं बढ़ी। मैं हरगिज नहीं कहता कि महंगाई नहीं है, मैं कहता हूँ महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, लेकिन उसी तरह ये हकीकत है ये मियां साहब लूट मार करके फिर कह दे कि मिडिल क्लास आपने खत्म कर दी है। लोएस्ट स्लैब के लिए नहीं बढ़ी, लेकिन मिडिल क्लास आपने खत्म कर दी है। मेरी काम वाली आ जाइए, मुझे वो बता रही है 10,000 उसका बेचारी का जो है वो बिजली का बिल आया है। क्या बात करते हैं आप? देखें, आप और मैं दोनों अपनी बात कर रहे हैं। मेरा आपने जो जुमला पकड़ा है, मैंने ये कहा था कि पिछले साल में पेट्रोल की, डीजल की कीमतें डबल हुई, गैस की कीमतें ट्रिपल हुई। पाकिस्तान में नहीं बढ़ी पिछले पूरे साल में। डॉक्टर मारिया, गैस की कीमत नहीं बढ़ी। जो आप बात कर रही हैं वो 2019-20 की बात कर रही है, मैं 20-21 की बात कर रहा हूँ, आखिरी साल की बात कर रहा हूँ। ये आपने अभी बात की, वैसे अभी ये चेंज आपने अभी जो है वो स्टेटमेंट की, पहले आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दी कि गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ी। हाँ नहीं, सुन लें, अब ऑयल का एक वक्त में जीरो हो गया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। 40 से उस वक्त आपने पीडीएल कितनी ली सर? आखिरी बात सर, पीडीएल आपने पिछले साल कितनी ली जब जीरो पे जा रहा था? पीडीएल जरा बताएं कितनी ली आपने? पीडीएल 30 रुपए थी, आज 5। सर कितना पीडीएल? सर 5 पे, पहले 30 जब पेट्रोल जीरो पे बकौल आपके चला गया, पीडीएल आपने 730 अरब रुपया जो तब लिया। सर मेरी बात सुने, पिछले साल जब पेट्रोल बिल्कुल सर जी मैं तो कह रही हूँ टोटल आपने पीडीएल कितना कलेक्ट किया? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आपने पिछले साल जब जीरो पे बकौल आपके चला गया, हेज तो आपने किया नहीं, 730 अरब तो आपने कलेक्ट किया। अब ये बहुत टेक्निकल बात होगी। अच्छा, मुझे अगली बात तो करने देना, मैं टेक्निकल बात हो जाएगी। फी लीटर 30 रुपए था, आज 5 रुपए है। अब हम अगली बात कर लेते हैं। चलें जी, महंगाई है तो महंगाई के लिए हम क्या करने आ रहे हैं? हम टारगेटेड सब्सिडी लेके आ रहे हैं। और ये क्या लेके आ रहे हैं? इनके पास महंगाई का क्या हाल है? ये तो महंगाई की वजह है। ये जब आते हैं लोगों को गुस्सा आता है, देखो देखो कौन आया। इनको कहें मेहरबानी करें, कौन को महंगाई है? अनफॉर्चुनेटली ये जो आपका बयानिया है या बिक नहीं रहा। कौन गुस्सा आता है? आटा महंगा, चीनी महंगा, ऑपोजिशन का कसूर, माफियाज का कसूर। नहीं मान रहा सर, कोई नहीं बिक रहा। भाई आटा महंगा है। मैं जरा हिना की तरफ जाती हूं। दुनिया में महंगी हुई है। हिना साहिबा, आप लोग इस वक्त ऑपोजिशन जो है टारगेटेड सब्सिडीज दे रहे हैं। सर मिडिल क्लास मार दे, मिडिल क्लास मार दे, ना हमको सब्सिडी दें आप, हर बंदे को इनसे नफरत है। सही खाने का जो है वो चीज दें। 55 रुपए आटे को आप लेके बड़े खुश होते हैं, जाके आप लोगों के घर में किसी के घर में आ जाए तो बात करें। चले किसी आप लोगों के किसी के घर में अगर वो 55 रुपए का आटा इस्तेमाल होता है, सदाकत अब्बासी साहब जी, मारिया सदाकत अब्बासी साहब और पीटीआई वाले जब एहतसाब कर रहे होंगे ना, जब ये एहतसाब कर रहे होंगे तो इनसे कहना कि आटा चोरों का, चीनी चोरों का, अद्वियात चोरों का,
LNG चोरों का, रिंग रोड स्कैंडल का, BRT का, और अलीमा बाजी ने जो सारी प्रॉपर्टीज बनाई है ना सलाई मशीनों से, उन सब का भी एहतसाब कर हिल मेटल का। दूसरी बात, आप हमारी नून लीग और शीन लीग की बात करते हैं हमेशा से, तो आपको इस चीज मनी लॉन्ड्रिंग का। सदाकत अब्बासी साहब, मैंने दरमियान में नहीं बोला, प्लीज प्रोग्राम का डेकोरम फॉलो करें। मैंने आपकी बातें बहुत पेशेंस से सुनी, आपने जी ठीक है, तो जी आपने दरमियान में इंटरप्ट किया, लेकिन सवाल PMLN मैंने बिल्कुल नहीं इंटरप्ट किया, ये मारिया ने मुझे कहा, मौका दिया तो मैं बोली हूँ। चले, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप बाकी लोगों को ये सीखना चाहिए जी। अच्छा, मैं कह रही हूँ आप PMLN जो है ना, यूनाइटेड है, खासकर घरेलू खवातीन को, गैर सियासी को। अब आई साहब, आई थिंक हमने कभी खवातीन का नाम लिया, वेरी पर्सनलाइज्ड अटैक, मेरे ख्याल है आपको नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि आप किसी भी खवातीन को लेके आए जो गैर सियासी खवातीन। आई एग्री ऑन दैट, बट मैं कह रही हूँ PMLN जो है वो यूनाइटेड एज अ पार्टी इस वक्त ऑपोजिशन में भी है, लेकिन PTI को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जहांगीर तरीन का एक अपना ग्रुप है, वो बयान दे रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी का एक अपना ग्रुप है, आमिर लियाकत ने रिज़ाइन कर दिया, फवाद चौधरी अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोग्राम हिना साहब क्लोज करना है। हिना साहब आपका बहुत शुक्रिया, भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, और रुबीन साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। महंगाई इसी तरह बढ़ती रहेगी और ऑपोजिशन अपने जो जल्द से जुलूस है वो आवाम के लिए लगता है कम और अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए ज़्यादा कर रही है। फिलहाल नज़र नहीं आ रहा कि किसी के पास भी इसका कोई हल है। वी विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।